जरा सोचिए, 13 अप्रैल 1919 का दिन, बैसाखी का त्योहार, हर तरफ खुशियां और उल्लास का माहौल। लेकिन क्या हो जब यही दिन भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बन जाए। आज हम उसी कहानी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे खुशियों का वो दिन हमेशा के लिए मातम में बदल गया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका एक जख्म है। इस एक दिन की घटना ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत के इतिहास को झकझोर कर रख दिया। जलियांवाला बाग की दीवारों पर आज भी गोलियों के जो निशान है ना, वो उस दिन की खौफनाक कहानी सुनाते हैं। लेकिन इस खूनी दास्तां की शुरुआत 13 अप्रैल को नहीं हुई थी। इसकी नींव तो 1 महीने पहले ही रख दी गई थी, जब अंग्रेजी हुकूमत एक ऐसा कानून लेकर आई जिसे इतिहास में काला कानून कहा गया। तो क्या था ये रॉलेट एक्ट? असल में ये कानून ब्रिटिश सरकार को एक तरह से असीमित ताकत देता था। मतलब वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, और तो और बिना कोई मुकदमा चलाए उसे जब तक चाहे जेल में बंद रख सकते थे। इस कानून की पूरी क्रूरता आप जानते हैं, बस इन 3 शब्दों में सिमट जाती है: ना अपील, न दलील, न वकील। इसने भारतीयों से उनके सबसे बुनियादी कानूनी हक छीन लिए थे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे काले कानून के खिलाफ पूरे देश का एक साथ खड़ा होना तो तय ही था। यूं तो पूरे देश में इस कानून का विरोध हो रहा था, लेकिन विरोध की जो सबसे तेज चिंगारी थी वो पंजाब में भड़की, और वहां अमृतसर शहर का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था। देखिए कैसे सिर्फ 1 महीने के अंदर हालात बेकाबू हो गए। 8 मार्च को कानून आया, 8 अप्रैल को देश भर में विरोध शुरू हुआ। लेकिन अमृतसर में मामला तब गरमाया जब 10 अप्रैल को वहां के 2 बहुत लोकप्रिय नेताओं, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके फौरन बाद शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया, और इसी तनाव भरे माहौल में 13 अप्रैल को वो सभा बुलाई गई थी। और एक बात जिसने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया था, वो थी पंजाब में दिख रही हिंदू, मुस्लिम और सिख एकता। ये एक ऐसी मिसाल थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की फूट डालो और राज करो की पूरी नीति पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। उन्हें पहली बार अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा था। और अब हम आते हैं इतिहास के उस सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, 13 अप्रैल, बैसाखी। हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। कई तो आसपास के गांवों से त्योहार मनाने अमृतसर आए थे और बस सभा में शामिल हो गए थे। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो सभा पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी। भीड़ के पास कोई हथियार नहीं थे। उस भीड़ में औरतें थीं, छोटे छोटे बच्चे थे और बुजुर्ग भी थे। ज्यादातर लोगों को तो ये पता तक नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा है और किसी भी सभा पर पाबंदी है। और फिर उस शाम की शांति को चीरता हुआ जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ वहां आधमगा। उसने बाग से निकलने का जो एक ही पतला सा रास्ता था, उसे अपनी बख्तरबंद गाड़ियों से बंद कर दिया। अब किसी के लिए भी बाहर निकल पाना नामुमकिन था। बिना कोई चेतावनी दिए, बिना एक शब्द कहे, डायर ने अपने सैनिकों को उस निहत्ती भीड़ पर गोलियां बरसाने का हुक्म दे दिया, और सैनिकों ने कुल 1650 राउंड गोलियां चलाईं। यह वैशीपन पूरे 10 मिनट तक चलता रहा। सोचकर देखिए, लगातार 10 मिनट तक गोलियों की बौछार। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक सैनिकों के पास वो खत्म नहीं हो गईं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, और ना जाने कितने ही लोगों ने तो बाग में बने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। जब ये सब खत्म हुआ तो शुरू हुआ झूठ और लीपापोती का खेल। अंग्रेजी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ 379 लोग मारे गए, जबकि भारतीय सूत्रों और कांग्रेस की अपनी जांच के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा 1000 से कहीं कहीं ज्यादा था। सच और झूठ के बीच एक बहुत गहरी खाई थी। जाहिर है, इतने बड़े नरसंहार की खबर को दबाया नहीं जा सकता था। ब्रिटिश सरकार ने पूरी कोशिश की कि इस पर पर्दा डाल दिया जाए, लेकिन सच की आग तो फैल चुकी थी, और पूरे भारत में इसकी जो प्रतिक्रिया हुई वो जबरदस्त थी। बाद में जब हंटर कमीशन ने जनरल डायर से पूछताछ की तो उसने क्या कहा जानते हैं? उसने कहा, मैं उन्हें एक सबक सिखाने गया था। उसके शब्दों में जरा भी अफसोस नहीं था। उसके लिए वो लोग इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक सबक थे जिसे वो सिखाना चाहता था। इस दरिंदगी के जवाब में पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, गांधी जी ने अपने पदक वापस कर दिए, और कांग्रेस ने सच को दुनिया के सामने लाने के लिए अपनी एक अलग जांच समिति बना दी। पर अन्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। जानते हैं सबसे ज्यादा शर्मनाक क्या था?
हंटर कमीशन ने डायर को कोई सजा नहीं दी, सिर्फ फटकार लगाकर छोड़ दिया। और तो और जब वो इंग्लैंड वापस गया तो वहां उसका हीरो की तरह स्वागत किया गया और उसके सम्मान में 26,000 पाउंड का चंदा इकट्ठा किया गया। तो सवाल यह उठता है कि इस पूरी घटना ने भारत पर क्या असर छोड़ा, इसकी विरासत क्या है। सबसे बड़ी बात, इस नरसंहार ने अंग्रेजी राज का जो असली क्रूर और दमनकारी चेहरा था उसे पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। अब तक जो भारतीय थोड़े बहुत सुधारों की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें समझ आ गया कि अब पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस घटना ने आजादी की लड़ाई को एक नई आग, एक नया संकल्प दे दिया। और क्या आप जानते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के ठीक 27 साल बाद 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं था। इस घटना ने आज़ादी की लड़ाई को जो रफ्तार दी थी, वो आखिरकार आज़ादी की मंजिल पर जाकर ही रुकी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में इस दर्द को कितनी सच्चाई से बयां किया है। हाँ, ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। उनकी ये पंक्तियां आज भी उस बाग के दर्द को महसूस कराती हैं, जो कभी खुशियों का गवाह था, लेकिन फिर हमेशा के लिए बेगुनाहों के खून से लाल हो गया। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हम इस घटना को क्यों याद रखें, सवाल ये है कि हम इसे भूल कैसे सकते हैं। जलियांवाला बाग सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, ये जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ एक कभी ना मिटने वाली चेतावनी है। इसकी दीवारें हमें उन हजारों बलिदानों की याद दिलाती हैं जिनकी नींव पर हमारी आजादी की इमारत खड़ी है, और उन बलिदानों को याद रखना हमारा फर्ज है।